भले ही अभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग है, लेकिन लेवल में एकदम ड्रास्टिक चेंज है। चीजें बहुत ज्यादा डेफिनेशन बेस से हटकर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो गई है, और यही चीजें बच्चे कई बार 9th क्लास में अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, और इसी वजह से बहुत स्ट्रगल करते हैं 9th क्लास में। हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग भाई? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 9th में जैसे ही बच्चा आता है, रियलाइज हो जाता है उसे कि दरअसल में अब बिल्कुल गेम डिफरेंट लेवल पे पहुंच गया है पढ़ाई का। जिस तरह से हम लोग 6th 7th 8th में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग पढ़ते हुए आ रहे थे, बातें अब वैसी नहीं रही हैं। भले ही अभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग है, लेकिन लेवल में एकदम ड्रास्टिक चेंज है। चीजें बहुत ज्यादा डेफिनेशन बेस से हटकर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो गई है, और यही चीजें बच्चे कई बार 9th क्लास में अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, और इसी वजह से बहुत स्ट्रगल करते हैं 9th क्लास में। तुम्हें भी ऑलमोस्ट 2 मंथ के ऊपर हो चुका है क्लास 9th में। तुम में से कई सारे बच्चों ने अपने स्कूल एग्जाम्स में टेस्ट 1 दे दिया होगा, और रियलाइज आपने करा होगा कि कितना ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है। तो इसी स्ट्रगल को कम करने के लिए वेदांत मेंटर्स की टीम ने तुम्हारे लिए लॉन्च करा है बैक बेंचर सीरीज, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको पूरा का पूरा आपका 9th क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो इसका सिलेबस कंप्लीटली फ्री पढ़ाया जाएगा। तुम्हारे सीनियर्स जो कि क्लास 10th में हैं, उनकी भी बैक बेंचर सीरीज चलती है, आप उनसे फीडबैक ले सकते हो कि ये सीरीज कितना ज्यादा हेल्पफुल होती है आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए। उनके लिए तो खैर बोर्ड एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेडली कंटेंट ऐसा आएगा कि आप अपने स्कूल एग्जाम्स में बिना स्ट्रगल करे हमेशा हमेशा एस करते रहोगे। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम है प्रभात, मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर, और आज हम लोग 1 शॉट में कवर करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, विच इज द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ताकि इन सारे चैप्टर्स पर हमारा कमांड और स्ट्रांग होता चला जाए। और 9th क्लास जितना अच्छे से आपका जाएगा ना, उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा अगली साल क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में एस करने में। कई बार बच्चे ना क्लास 9th में जब स्ट्रगल करते हैं, तो क्लास 10th में वो और पैनिक मोड में चले जाते हैं, क्योंकि क्लास 9th में तो आपने स्कूल एग्जाम दिया था, अब आपको पहली बार क्या देना है क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम। तो जब क्लास 9th अच्छा नहीं जाता ना, तो हमें लगता है यार स्कूल एग्जाम हमारा अच्छा नहीं गया है, बोर्ड एग्जाम नेशनल लेवल पर हम बच्चों के साथ कैसे कॉम्पीट करेंगे। और ये जो हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, इसकी वजह से क्लास 10th में स्ट्रगल होता है। तो अगर क्लास 10th में हम एकदम टॉप नॉच लेवल पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है कि क्लास 9th हम डिसेंटली स्कोर करें। डिसेंटली नहीं, उसमें भी एकदम मतलब तबाही मचा के फोड़े। तो उसी लिए फटाफट हम लोग सारी चीजें ढंग से कवर करेंगे, बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस बहुत सारी करेंगे, ताकि हर वो चीज जो तुम्हें तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में क्लास 9th एस करने में हेल्प करे, तुम्हें पूरी तरह से मिल जाए। ये वेदांत मेंटर्स की टीम मेक श्योर करेगी। आपको अपनी तरफ से बस सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन एंड हार्डवर्क डालना है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, तो उससे ही समझ में आ रहा है कि दरअसल में हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। अब सवाल है, क्यों पढ़नी है केमिस्ट्री की लैंग्वेज? देखो, मैं इस बात को बहुत जरूरी मानता हूं कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट या उस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए उसमें इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स, उसके मीनिंग्स, उसके जितने भी कोर आइडियाज हैं बेसिक के, वो आपको पता होने चाहिए। जब ये आपको पता होंगे, तो आप चीजें बड़े आराम से कर पाओगे। इससे मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे आपको इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। मैंने आपसे पूछा कि भाई एक बात बताओ, सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई एम प्रीटी मच श्योर इतने आसान से सवाल का जवाब आप सबको पता होगा कि सेब को इंग्लिश में बोलते हैं एप्पल। ठीक है, बढ़िया। अब सेम सवाल मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई सेब को मैंडरिन में क्या बोलते हैं, या किसी नॉर्डिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जो क्या नाम है, यूरोपियन कंट्रीज में कुछ जगह पे बोली जाती है। अब सवाल उतना ही आसान है। अभी भी मैंने सेब का किसी दूसरी लैंग्वेज में बस नाम पूछा है, बट शायद अब आपके लिए जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सवाल उतना ही आसान है जितना पहले था, बस क्योंकि आपके पास अब इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप जवाब नहीं ढूंढ सकते। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन निकालकर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर आपके पास वो इंफॉर्मेशन है नहीं, तो वो सॉल्व ही नहीं कर सकता। और इसके लिए जरूरी होता है कि आपको ना किसी भी टॉपिक के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी चैप्टर के सारे बेसिक्स और लैंग्वेज पता हो। जितने आराम से आपको ये पता रहेगा चीजें, उतने आराम से आप सॉल्व कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इसीलिए आईसीएसई ने आपको सबसे पहले क्लास 9 में जो चैप्टर पढ़ाया है वो है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ताकि आप केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस के अंदर
अलग अलग टर्म्स जो आएंगे उनके साथ आप फेमिलियर रहो, उनका क्या काम है उनके साथ आप फेमिलियर रहो, उनको कैसे इस्तेमाल करना है उनके साथ आप फेमिलियर रहो। जितना ज्यादा आप कंफर्टेबली ये कर लोगे आपके लिए चैप्टर उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, कितना ज्ञान दे दिया मैंने, कितनी देर तक, एक मिनट देखूं जरा, मैं पूरे 5 मिनट मैंने ज्ञान दे दिया, ज्यादा दे दिया यार, पढ़ाना था भाई। ठीक है, चलो पढ़ते हैं फटाफट। तो एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि दरअसल में जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर, ग्रामर, रूल्स, वर्ड्स और सेंटेंस पढ़े हैं, तब ये सारी चीजें हमें इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज समझने में हेल्प करती हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री में जैसे इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, केमिस्ट्री में उसके इक्विवेलेंट सिंबल्स होते हैं। जैसे केमिस्ट्री में कुछ ग्रामर के रूल्स हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में हमारे पास वैलेंसी और कंपाउंड के फॉर्मूला लिखने के रूल्स होते हैं। जैसे कि इंग्लिश की लैंग्वेज में हमारे पास वर्ड्स होते हैं जिनसे हम चीजों का मीनिंग समझ पाते हैं, वैसे ही हमारे पास केमिस्ट्री में चीजों का मीनिंग समझने के लिए केमिकल फॉर्मूलाज हैं। जैसे ये H2O वाटर का फॉर्मूला है, NaCl कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है। जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं, द कैट रैन, अपने आप में ये मीनिंग बता रहा है कि जो बिल्ली है वो भाग गई। तो इसी तरह से केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजों का मीनिंग कन्वे करने के लिए हमारे पास केमिकल इक्वेशंस होती हैं। जैसे ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, तो जब हम सिंबल्स, वैलेंसी, फॉर्मूला, इक्वेशंस को समझेंगे तो हम केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंग्लिश को समझने के लिए लेटर, ग्रामर, रूल्स, वर्ड और सेंटेंसेस की नीड होती है। तो ये एक बहुत ही फैंटास्टिक एनालॉजी है जो दरअसल में आपको समझने में हेल्प करती है कि केमिस्ट्री में जो अलग अलग टर्म्स आप समझते हो उनका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर जिस तरह से आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में अगर लेटर नहीं होंगे तो वर्ड्स नहीं बनेंगे, वर्ड्स अगर नहीं है, ग्रामर रूल्स नहीं है तो सेंटेंस नहीं बनेंगे, तो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। इसी तरह से अगर आपके पास केमिस्ट्री में सिंबल्स नहीं होंगे, वैलेंसी नहीं होगी, रूल्स नहीं होंगे तो केमिकल फॉर्मूला नहीं बनेंगे, केमिकल फॉर्मूला नहीं बनेंगे तो आप केमिकल इक्वेशंस नहीं बना पाओगे, केमिकल इक्वेशंस नहीं बना पाओगे तो केमिस्ट्री में होने वाले चेंजेस को एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दरअसल में हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर पढ़ते हैं। अब इसके बारे में धीरे धीरे करके बात करना शुरू करते हैं कि भैया इस दरअसल में सबसे पहली बात, लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, हमें इस तरह के केमिस्ट्री के सिंबल्स और ये सब बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम चाहते तो ये सारी चीजें इंग्लिश में भी लिख सकते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बनाता है। अब ये केमिस्ट्री के सिंबल्स में लिखने की बजाय हम ऐसे लिख देते कि वी आर रिएक्टिंग हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन एंड इट इज प्रोड्यूसिंग वाटर और हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। आप इस पूरी रिएक्शन को ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते थे, और जब इंग्लिश में लिखकर आप पूरा मीनिंग कन्वे कर रहे हो तो ये आपको नखरा नौटंकी करने की क्या जरूरत है कि आप ऐसे सिंबल्स बताओ जिसको हमें समझने के लिए और दिमाग चलाना पड़े। तो ऐसा है भाई, हमारे साइंटिस्टों ने ऐसा इसलिए करा है ताकि आप इतने लंबे लंबे लेटर्स लिखने की बजाय कन्वीनियंटली छोटे सिंबल्स में आप चीजें एक्सप्लेन कर पाओ। जैसे बहुत टाइम पहले अगर आप अपने मतलब आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर जब अपने दोस्तों से बात करते थे, चिट्ठी लिखते थे, या आपके फादर मैसेज या ईमेल करते थे, वो प्रॉपर ग्रामर का यूज करते थे, लंबे लंबे सेंटेंस लिखते थे। और अब आप जेनजी क्या करते हो, उनके आपने बड़े शॉर्टकट ढूंढ लिए, बिकॉज की स्पेलिंग को पूरा लिखने के बजाय BCZ आप लिख देते हो। ठीक है, ये और ये करके आप चीजें एक्सप्लेन कर देते हो। तो आपने करा क्या, एज ह्यूमन हमारी टेंडेंसी होती है कि हम बाय नेचर आलसी हैं, चाहे आप हो या मैं। अब आलस है हमारे अंदर बहुत ज्यादा और दिमाग भी है बहुत ज्यादा, तो हम करते क्या है, बहुत सारी चीजों को कॉम्पैक्ट वे में लिखने के ना बड़े आसान आसान तरीके ढूंढते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट भी उतने ही स्मार्ट थे और आलसी थे, तो उन्होंने क्या करा, इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस को लिखने की बजाय उनके शॉर्टकट ढूंढ लिए। अब जिस तरह से आप इसका और इसका मीनिंग अपने मम्मी पापा या किसी बड़े भाई बहन को बताते हुए या मुझे भी चलते हो, तो ऐसे ही अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको ये सारे मीनिंग बताएं, आपको समझ में आए कि जिस तरह से इसका और इसका एक अलग मीनिंग होता है, वैसे यहां पर इन सिंबल्स का क्या मतलब है, ताकि आप सामने वाले की बात को जो केमिस्ट्री में बताई जा रही है उसे सही से कम्युनिकेट करके समझ पाओ। ठीक है, तो इसीलिए हमें नीड क्यों पड़ती है, इसका आइडिया याद रखना कि आप बड़े बड़े सिंबल्स बड़े बड़े लैंग्वेज में या बहुत सारी इंग्लिश के अंदर या किसी लैंग्वेज के अंदर आप चीजें एक्सप्लेन करने में कंफर्टेबल कई बार नहीं होते हो, तो शॉर्टकट वे में हम इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे बहुत टाइम भी बचता है और चीजें बड़ी कन्वीनियंटली एक्सप्लेन भी हो जाती हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो आ जाती है हमारे केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले अल्फाबेट्स, यानी एक तरह से सिंबल्स। ठीक है, तो अब इसके लिए जरूरी होता है कि हम अलग अलग एलिमेंट्स के क्या लिख पाए, सिंबल लिख पाए। अब हमें कुछ एलिमेंट्स के नाम पता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, आयरन, लेकिन अगर बार बार इनको लेटर्स के साथ इनका नाम लिखोगे तो वही लिखने में बड़ा इनकन्वीनियंट होगा।
तो हमने क्या करा है, इनका शॉर्टकट सिंबल बना दिया है। अब शॉर्टकट सिंबल बनाने के लिए रूल क्या होता है, अगर आपको हाइड्रोजन का सिंबल देना है तो हाइड्रोजन का सिंबल उसकी स्पेलिंग में जो पहला लेटर है उसको कैपिटल से डिनोट करके आप लिख सकते हो। जैसे अगर हमने कैपिटल H लिख दिया तो केमिस्ट्री में इसका मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन। ऐसे ही अगर हमने कार्बन लिखना है तो कार्बन के लिए सिंबल हो जाएगा C। अगर हमें ऑक्सीजन लिखना है उसके लिए सिंबल हो जाएगा कैपिटल O। अगर हमें नाइट्रोजन लिखना है उसके लिए सिंबल हो जाएगा कैपिटल N। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनके नाम के पहले लेटर कॉमन होते हैं, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में अगर नाम के पहले लेटर कॉमन है तो फिर हम क्या करते हैं, नाम के आगे वाले लेटर इस्तेमाल करना भी शुरू कर देते हैं उनका सिंबल देने के लिए, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के नामों के फर्स्ट लेटर H है। अब ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं, इनको सेम सिंबल तो दे नहीं सकते। अगर इनको सेम सिंबल दे दिया तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सी चीज हाइड्रोजन है, कौन सी चीज हीलियम। तो इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने एक छोटा सा दिमाग लगाया कि अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन को कैपिटल H पहले ही सिंबल दे दिया है, क्योंकि हाइड्रोजन पहले डिस्कवर हुआ था तो हम ऑलरेडी उसको H का सिंबल दे चुके थे। हीलियम बाद में डिस्कवर हुआ है, उसका नाम हीलियम बाद में रखा गया है, तो अब इसको H तो बोल नहीं सकते क्योंकि H तो हम ऑलरेडी हाइड्रोजन को बोल ही रहे हैं। तो अब क्या करा जाए, अगर ऐसी सिचुएशन आई है कि इन दोनों का पहला लेटर सेम है तो जो बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुआ है उसके नाम के अगले लेटर को भी उसके सिंबल में इस्तेमाल कर लिया जाए। तो हमने क्या करा, हीलियम का सिंबल बनाने के लिए H के साथ कैपिटल E ले लिया। ऐसे ही कोबाल्ट, अब कार्बन को हम C पहले ही नाम दे चुके थे और कार्बन पहले डिस्कवर हुआ था, कोबाल्ट बाद में डिस्कवर हुआ, उसका नाम कोबाल्ट बाद में रखा गया। अब सिंबल देना था, अब कार्बन को हम C बुला चुके हैं, कार्बन को C सिंबल दिया जा चुका है, अब कोबाल्ट को तो C नहीं दे सकते, तो इसलिए हमने क्या करा, कोबाल्ट को सिंबल देने के लिए कैपिटल C जो उसका पहला लेटर है उसके बाद O को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर सिंबल देते हैं उनके नाम के पहले या पहला लेटर इस्तेमाल करके या फिर दो लेटर इस्तेमाल करके। बट कभी कभी कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं जहां पर हम एलिमेंट के नाम और सिंबल के बीच में एक मेजर डिफरेंस देखेंगे। जैसे इसका क्लासिकल एग्जांपल है हमारे पास, क्या नाम, एक मिनट, कहां दिया हुआ है, अच्छा यहां पे नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पे अलग से। हमारे पास कुछ दरअसल में ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका जो सिंबल है वो दरअसल में उनके नाम से बिल्कुल अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम हमारे पास एक एलिमेंट है। अब अगर हम अभी तक अपने रूल्स को फॉलो करें तो सोडियम का सिंबल या तो S होना चाहिए या फिर SO होना चाहिए, पर ये दोनों ही सोडियम के सिंबल नहीं है। सोडियम का सिंबल इनसे बिल्कुल अलग है। सोडियम का जो सिंबल है वो है Na। सोडियम का जो सिंबल है वो है Na। Na कहां से आया, दरअसल में सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में बुलाते हैं नेट्रियम, ये भी इसका एक नाम है, बस इंग्लिश की बजाय लैटिन लैंग्वेज में है। तो आप नोटिस करो हमने वही रूल फॉलो करा कि हमने नाइट्रोजन ऑलरेडी नाम दे चुके थे, तो सोडियम को सिंबल देने के लिए हमने N और A का इस्तेमाल कर लिया। अब इसका जो सिंबल है वो दरअसल में इसके इंग्लिश नाम से लेने की बजाय लैटिन नाम से लिया गया है। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल उनके इंग्लिश नेम्स की बजाय उनके लैटिन नेम से लिया गया, और वहां पर भी रूल वही चलेगा, या तो आप उसका पहला लेटर इस्तेमाल करोगे और पहला लेटर अगर किसी और एलिमेंट के सिंबल में इस्तेमाल हो चुका है तो आप दो लेटर इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। जैसे सोडियम के बाद आता है पोटेशियम। अब अगर हम रूल फॉलो करें तो पोटेशियम का सिंबल वैसे या तो हम देते P या देते PO। से आता है और K हमने किसी और एलिमेंट का सिंबल अभी तक दिया नहीं था तो बस हमने K दे दिया। हमने सोडियम में Na क्यों लिया था, क्योंकि ऑलरेडी हम नाइट्रोजन को N बुला चुके थे तो हम N नहीं ले सकते थे नेट्रियम से, तो हमने Na चूज कर लिया। ऐसे ही केलियम से K आया क्योंकि हमने दरअसल में अभी तक किसी और एलिमेंट को K का सिंबल नहीं दिया है, तो इसलिए हमने केलियम से K चूज कर लिया और हमारे पोटेशियम का क्या बन गया, सिंबल बन गया। तो ये हमारे दरअसल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल उनके लैटिन नेम से आए हैं। और चिंता मत करना, इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ये सारे लैटिन नेम्स जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें पकड़ लेना। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं अब तक ह्यूमंस को 118 एलिमेंट्स मिल चुके हैं
जिनमें से 92 नेचर में मिलते हैं और बाकी जितने बचे हुए हैं वो हमने लैब में सिंथेटिकली बनाए हैं, बिल्कुल जैसे आयरन मैन ने बनाया था। अब कहानी ये है कि क्या हमें ये सारे के सारे 118 एलिमेंट्स के सिंबल पता होने चाहिए अपने सिलेबस में? आंसर है नो, बिल्कुल नहीं। आपसे इतनी उम्मीद करी जाती है कि क्लास 9th के अंदर आप जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको याद रखो, और इसके अलावा कुछ जो कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इसके अलावा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आप इनके सिंबल और पकड़ लो। तो आपसे उम्मीद पूरे 118 एलिमेंट याद करने की नहीं करी जाती है, आपसे बस उम्मीद करी जाती है कि आप सिर्फ कुछ जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है उन्हें अच्छे से याद रखो, और इसके अलावा जो कुछ कॉमनली हम अपनी केमिस्ट्री में ऐसे एलिमेंट्स है जो बार बार इस्तेमाल करेंगे उनको याद रखो, ठीक है। उनमें से भी लैटिन नेम वाले जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सोडियम का सिंबल Na हो गया, पोटेशियम का सिंबल K हो गया, ऐसे हमारे पास आयरन आता है। अब आयरन का स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आर आ रहा है, बट इसका सिंबल ना तो आई से आता है ना आई आर से, क्योंकि आई आयोडीन को दिया है और आई आर इरिडियम को दिया है। तो यहां पर इसका सिंबल जो आता है वो आता है Fe। अरे पूरे नाम में कहीं पर भी F और E है नहीं आयरन में, हमने Fe क्यों बोल दिया? हमने Fe इसलिए बोल दिया क्योंकि इसका लैटिन में जो नाम है वो है फेरम, तो फेरम से इसका नाम Fe आया है। सिमिलरली सिल्वर एंड गोल्ड, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनके सिंबल जब हम देते हैं तो इनके इंग्लिश नामों से इनके सिंबल्स नहीं लिए जाते, बल्कि इनके सिंबल लिए जाते हैं इनके लैटिन नेम से। इसका लैटिन नेम है अर्जेंटम और इसका है ऑरम। सिल्वर का लैटिन नेम अर्जेंटम और गोल्ड का लैटिन नेम ऑरम। तो सिल्वर का अगर लैटिन नेम अर्जेंटम है तो इससे हमने जो सिंबल लिया है वो AR नहीं लेंगे, क्योंकि AR ऑलरेडी हम आर्गन को बुलाते थे, तो इसको हम लोग देते हैं AG सिंबल, और गोल्ड को बुलाते हैं ऑरम AU। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल उनके इंग्लिश नेम से पिक करने की बजाय हमने उनके लैटिन नेम से पिक करे हुए हैं। तो ये वाली बात अच्छे से याद रखना, एलिमेंट का सिंबल कैसे दिया जाता है। और हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है दरअसल में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनके नाम, ठीक है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिका, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब सर ये हम कैसे याद रखेंगे? तो देखो, पहली बात तो इसे याद करने का एक निमोनिक हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे आप केमिस्ट्री को पढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते चले जाओगे, तो आपको चीजें याद होती चली जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं अपनी ही आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। दरअसल में मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी है, और वो भी हिंदी मीडियम से। हमारे टाइम पे हिंदी मतलब इंग्लिश मीडियम के इतने स्कूल नहीं होते थे, ठीक है, और होते थे तो बहुत एक्सपेंसिव होते थे। तो हम लोगों ने पढ़ाई करी, मतलब मैंने पढ़ाई करी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से, ठीक है। तो हमें 6th क्लास से इंग्लिश धीरे धीरे एज अ सब्जेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता था। तो इंग्लिश में जाहिर सी बात है सेंटेंस लिखने के लिए हमें ग्रामर्स के रूल पढ़ाए जाते थे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ऐसे ही पास्ट, फ्यूचर, ये सब टेंस क्या होते हैं, इनको ग्रामर वाइज लिखने के इनके रूल्स बताए जाते थे। वो रूल्स 6th क्लास में भी सेम थे, 7th क्लास में भी सेम थे, 8th क्लास में भी सेम थे। अब मेरे स्कूल टीचर्स ने, मेरे ट्यूशन टीचर्स ने 6th क्लास में रूल्स मेरे को बताए, बार बार बताए, 3 बार 4 बार, मेरे को पल्ले ही नहीं पड़े कि मतलब वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट हमारे लिए काफी नई लैंग्वेज थी, और मतलब इतने सारे रूल्स एक साथ कॉम्प्रीहेंड करना कई बार हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था, ठीक है। फिर ऐसे ही 7th क्लास में हुआ, वही सेम रूल्स, प्रेजेंट क्या नाम है, प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट, इस तरह के सारे रूल्स बताए गए। फिर वही रूल्स कॉम्प्लिकेट हो रहे थे, कब डिड लगाना है, कब हैड लगाना है, कब डज लगाना है, कब डू लगाना है, ये सारे रूल्स बड़े कॉम्प्लिकेट होते थे और मेरे से नहीं बनते थे। तो सडनली क्या हुआ पता नहीं, क्लास 7th में अचानक से वन डे सारे रूल्स दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए अपने आप ही, और इस लेवल पर क्रिस्टल क्लियर हो गए कि जो मेरे क्लास के इंग्लिश के टॉपर बच्चे होते थे वो इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे से आके करवाने लगे। ऐसा मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि एक ही चीज जब आप कई बार पढ़ते हो तो हो सकता है शुरुआत में आपको ऐसा लगे कि पहली बार पढ़ने में समझ में नहीं आई है, दूसरी बार पढ़ने में समझ में नहीं आई है, तीसरी बार पढ़ने में समझ में नहीं आई है, बट आप उसे जब चौथी या 5वीं बार पढ़ते हो वो दिमाग में आपके ऐसे छप जाता है कि फिर वो आपके दिमाग से निकलता ही नहीं है।
आज भी मुझे सारे वो रूल्स अच्छे से याद है, जबकि 8th क्लास खत्म हुए ऑलमोस्ट मेरा क्या नाम है 15 साल 20 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, बट फिर भी मुझे वो सारे रूल्स एग्जैक्टली आज भी दिमाग में छपे हुए हैं। वो इसलिए छपे हुए क्योंकि वो इतने अच्छे से दिमाग में बैठ गए कि अब उतारे नहीं उतरते। बिल्कुल यही चीज आपके साथ इंप्लीमेंट होती है केमिस्ट्री के सिंबल्स पढ़ने में, केमिस्ट्री के रूल्स पढ़ने में। ये रूल्स क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके लिए काफी नए, काफी यूनिक हो सकते हैं। तो कई बार हमारा दिमाग ऐसी नई और यूनिक रूल्स को इतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करता है, लेकिन जब उसे हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसको समझते हैं, उस पर वक्त देते हैं, तो एक मोमेंट ऐसा आता है तीसरी, चौथी, पांचवी बार पढ़ने पर कि वो आपको इतने अच्छे से दिमाग में बैठेगा कि आपके दिमाग से अब वो निकलेगा ही नहीं कभी। तो वही चीज है, आपको शुरुआत में अगर ये सिंबल्स काफी यूनिक नए लग रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको सिंबल सारे पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की चीज शीट है। अब इसका निमोनिक क्या है, इन्हें कैसे याद करते हैं, तो जैसे इसका निमोनिक है हाई हेलो, तो हाई से हो गया हाइड्रोजन, हेलो में दो चीजें आ गई, हीलियम और लिथियम। हाई हेलो, अब बीबीसी एक न्यूज चैनल है, तो बीबीसी से क्या आ गया, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। तो हाई हेलो बीबीसी, अब बीबीसी क्या करता है, न्यूज दिखाता है। न्यूज कब दिखा रहा है, फ्राइडे नाइट को दिखा रहा है। तो हाई हेलो बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, तो न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट से निमोनिक क्या बना। अच्छा, निमोनिक्स क्या होते हैं, निमोनिक्स ऐसे फनी और अपसर्ड गाने, मेथड्स होते हैं जिनसे साइंस या किसी और सब्जेक्ट की चीजें याद करने में हमें हेल्प मिले। तो ये तो ऐसे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का हम लोगों ने निमोनिक बनाया है। क्लास 10th के अंदर मैं आपको आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर, मतलब जो बहुत सारे एलिमेंट दे रखे हैं, ऑलमोस्ट 50-60 से भी ज्यादा अपने सिलेबस के अंदर है, उन सबका निमोनिक बताऊंगा, और वो तो आपको यू याद हो जाएंगे, यू। ठीक है, और कोशिश अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है 9th क्लास में आपको बता दूं, ताकि आपका एक अपर हैंड रहे अपने क्लास के कॉम्पिटिटर के साथ। ठीक है, तो हाय हेलो बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, तो इसमें आ गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट क्या आई है कि फ्राइडे नाइट को न्यूज आई थी, ना मांगो अलीना से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। भाई मतलब बीबीसी ने फ्राइडे नाइट को न्यूज दी कि भैया आपको मांगना नहीं है अलीना से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। तो हाय हेलो, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बीबीसी बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ना मांगो अलीना से सोडियम, मैग्नीशियम। सोडियम याद रखना, सिंबल सोडियम है, मतलब नाम सोडियम है बट सिंबल Na है, जो कि लैटिन नेम नेट्रियम से आया है। ना मांगो एल्युमिनियम से, ठीक है, ये है सिलिका, तो मतलब ना मांगो अलीना से, ये है एल्युमिनियम, ये है मैग्नीशियम। ना मांगो अलीना से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। ठीक है, तो P हो गया फास्फोरस, S हो गया सल्फर, Cl हो गया क्लोरीन, Ar हो गया ऑर्गन। काजू पोटेशियम है, इसका लैटिन नेम होता है कैलियम, कैलियम से आया है केला, कैलियम। ठीक है, और पता है ऐसे मुझे याद है क्लास 7 में मेरी जो साइंस की मैम थी, हम लोग को क्लास 7 में ये सब पढ़ाए जाते थे सिंबल्स। आई एम प्रीटी श्योर आपने भी पढ़े ही होंगे पहले भी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कैल्शियम, मतलब ये पोटेशियम का सिंबल याद रखने का तरीका बताया था। दरअसल में जो बनाना होते हैं, यानी जो केले होते हैं, उनमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, तो उन्होंने ऐसे बोला था, ऐसे याद रखो। अब देखो बताया उन्होंने 7th क्लास में था, आज तक मुझे याद है कि केले में पोटेशियम होता है। केले का स्पेलिंग के से स्टार्ट करोगे हिंदी में, अगर इंग्लिश में लिखोगे KELA, तो वैसे ही पोटेशियम का जो सिंबल है वो के आ जाएगा। केले से समझो कि केले में पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, तो वहीं से उसका सिंबल के आ गया। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, बस ये याद रखने में आपको हेल्प करता है। तो ऐसी अपसर्ड बातें आपको, आपके ब्रेन को ट्रिगर करती हैं चीजें याद रखने में, और जब भी चीजें याद करने में कॉम्प्लिकेट लगे तो आप उन्हें जितना अपसर्ड तरीके से याद कर सकते हो, कोई स्टोरी, कोई कहानी, कोई गाना बनाकर आप उसे बनाओ। इन्हें बुलाते हैं निमोनिक्स, और ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं जो आपको चीजें याद रखने में हेल्प करेंगे। आपके लिए चीजें बाएं हाथ की छोटी उंगली का एकदम खेल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का निमोनिक प्रिपेयर कर लिया है। इनके सिंबल्स धीरे धीरे हम और प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, और हैबिट के साथ आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में, मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपकी हैबिट में आ जाएगा, सब आपको याद हो जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, फिर इसके बाद अगली चीज आ जाती है कि दरअसल में जब हमने एलिमेंट्स के सिंबल लिख लिए, तो हमें पता है एलिमेंट्स एटम के बने होते हैं। एटम के अंदर एक जगह होती है न्यूक्लियस, उसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से हमारे एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। अब किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये दरअसल में एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालने में बहुत हेल्प करता है, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत हेल्प करता है, फॉर्मूला कैसे बनेगा ये बताने में बहुत हेल्प करता है।
तो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, यानी बिना किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये पता करे, ना तो हम एलिमेंट्स का वैलेंसी निकाल पाएंगे ना उसका फॉर्मूला निकाल पाएंगे, और जब तक ये दोनों चीजें नहीं निकलेंगी तो हम केमिकल इक्वेशन भी सही से मेंशन नहीं कर पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से पता करना होता है कि हमारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कुछ रूल्स हैं, वो हम समझ लेते हैं। जैसे न्यूक्लियस के बाहर जो सबसे पहली शेल होती है इसे शेल 1 या के बुलाते हैं, फिर सेकेंड वाली शेल को शेल 2 या एल बुलाते हैं, थर्ड वाली शेल को शेल 3 या एम बुलाते हैं, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम उनके नंबर हमें मेंशन कर रखे हैं। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आता है, सेकेंड शेल जिसे एल शेल भी बुलाते हैं इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, थर्ड शेल जिसे हम एम शेल बुलाते हैं इसमें रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के अंदर इसमें मैक्सिमम बस 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, और क्योंकि अपने सिलेबस में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं तो हम बस इसके थर्ड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8 से ज्यादा नहीं भरेंगे। जितने एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम सब फोर्थ शेल में भर देंगे। एक्चुअल में यहां पर किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये हमें कैसे पता चला, तो नील बोर और एक और उनकी टीम में एक और मेंबर थे जिनका सरनेम था बरी, तो उन्होंने कुछ रूल दिए थे कि किसी भी एटम की शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, और इसे बुलाते हैं बोर बरी के रूल्स। ठीक है, तो बोर बरी रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² के बराबर आते हैं, जहां पर n उस शेल का नंबर है। अब n को अगर आप 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर बना 1, 1 इंटू 2 करा 2, तो यानी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, जो कि यहां पर दिख रहा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। आप किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, बट कम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे ही हमारी जो आउटर मोस्ट जो हमारी अगली शेल आएगी सेकंड शेल, तो सेकंड शेल में अगर आप n की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 4 2 जा 8, तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे ही थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, n की वैल्यू आपने रखी 3, 3 स्क्वायर विल बी 9, 9 इंटू 2 करा 18। थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं, बट क्योंकि अपने सिलेबस में हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को ही डिस्कस करते हैं, उन्हीं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करते हैं, तो इसके थर्ड शेल में मैक्सिमम आपको 8 ही इलेक्ट्रॉन भरते हुए मिलेंगे। अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी आए तो वो हम फोर्थ शेल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। और अगर हमारे वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, या वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के फिनोमेना को एक नए कॉन्सेप्ट से बुलाया जाता है, उसे बुलाया जाता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, और एक बात याद रखना, किसी भी वैलेंस शेल में, मतलब जो भी एटम की सबसे बाहर वाली शेल है, ठीक है, बोर बरी रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी एटम की जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है इसमें कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो याद रखना, किसी भी वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो इसलिए फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में अगर थर्ड शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो भी रहे हैं तो हम थर्ड शेल में रखने की बजाय उसे फोर्थ शेल में जम करा देंगे, क्योंकि बोर बरी रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो कभी भी अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए तो हम आगे जम करा देंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे रूल्स याद रखना, इन रूल्स का बहुत काम है। अब इन रूल्स को फॉलो करके हम अलग अलग एलिमेंट्स का ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखते हैं। एक मिनट यार, ये ब्लैक स्क्रीन मैंने क्यों ले ली, ठीक है, जरूरत नहीं है अभी इसकी। तो पहले यहां पर जो कुछ एग्जांपल है उन्हें समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। तो अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 1 होता है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर हमें उसकी शेल में भरना है तो कैसे भरेंगे। अच्छा, किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन रहेगा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर हमें शेल्स में भरने हैं तो हम कैसे भरेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट शेल का सिंबल है K, सेकंड का L, थर्ड का M। अब क्योंकि हमारे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक मिनट कैमरा बीच में किसी वजह से बंद हो गया था, आई गेस सब कुछ बैक हो गया, तो मैं दोबारा से बात कर लेता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी उसके पास मतलब ये एलिमेंट्स के नंबर्स में सबसे पहले आता है, और एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों 1 1 होंगे, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अगर दोनों 1 1 हैं तो प्रोटॉन तो होगा न्यूक्लियस में। अब हमें इलेक्ट्रॉन को अलग अलग शेल्स में भरना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को कौन सी शेल में डाला जाए,
तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर वाली शेल से ऊपर वाली शेल में भरना स्टार्ट करेंगे, और ऊपर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब लोअर वाली शेल पूरी भर जाए। तो अब एक इलेक्ट्रॉन आप सबसे पहले के वाली शेल में डालोगे, के का मतलब फर्स्ट शेल। अब फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2, बट हाइड्रोजन में आपके पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो पहला वाला है बस वो के शेल में भर दोगे। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप ऐसे लिखोगे 1। फिर ऐसे ही हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरोगे अलग अलग शेल्स में, तो क्योंकि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और हीलियम में तुम्हारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो यहां पर इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर दोगे तुम? 2। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 आ जाएगा। बट जैसे ही हम लिथियम में आएंगे जिसका एटॉमिक नंबर है 3, इसके पास होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहली शेल में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो हमने क्या करा, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। लेकिन अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो अगली वाली शेल में जाएगा, एल में। एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8। पर क्योंकि हमारे पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है लिथियम के अंदर, तो हम एल शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और इसका कॉन्फ़िगरेशन लेजी सिंबल्स में ऐसे आ जाएगा 2,1। तो जब आप 2,1 लिखोगे तो कोई भी केमिस्ट्री पढ़ने वाला पर्सन जान जाएगा कि दरअसल में आप ये बता रहे हो कि लिथियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जिसका नाम के है, और अगली वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जिस शेल का नाम है एल। और ये जो बाहर वाली शेल है इसी को हम लोग लिथियम की आउटर मोस्ट शेल बुलाएंगे, या आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारी आउटर मोस्ट शेल हो गई, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, या इसी को हम लोग वैलेंस शेल भी बुला सकते हैं। ऐसे ही कार्बन का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 6। अब फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बट अभी भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8, बट अभी 4 ही बचे हैं, तो हम एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,4। ऐसे ही सोडियम मान लो हमने पकड़ लिया थोड़ा सा जम करके। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इस एलिमेंट के अंदर इसके एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो उन्हें अगर हमें भरना है तो फर्स्ट शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब जो अगली शेल है उसमें क्योंकि मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, और आपके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो अगले जो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है वो एल शेल में आ जाएंगे। बट अभी भी इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो ये आया 2,8, यानी अभी भी टोटल बना है 10, बट हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 11, यानी अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन अगर बचा हुआ है तो अगली वाली शेल एम शेल में वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो हमारे पास सोडियम में 3 शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, के में, एल में और एम में। के में 2, एल में 8 और एम में 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2,8,1। ऐसे ही क्लोरीन में अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर है 17। हमें 20 तक ही पढ़ना है, तो एक 17 का भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब 17 तक का इलेक्ट्रॉन है तो पहले वाली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे बोरबरी रूल के अकॉर्डिंग। फिर जो हमारे अब 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो बचे 15, तो 15 में से अगले 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं एल वाली शेल में जो सेकंड शेल है। तो अभी भी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हुए, बचे कितने? 7। तो हमारी थर्ड वाली शेल में जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 287। और इस तरह से हम क्लोरीन को क्या नाम है उसके एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन देखना, हमने एटम के अंदर ये जो छोटी सी जगह बनाई है ये है न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्लोरीन के सारे प्रोटॉन होंगे, 17 प्रोटॉन। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपने को? 2। तो फर्स्ट शेल में हमने बस 2 इलेक्ट्रॉन भरे। ठीक है, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं अपने को? सेकंड शेल में हमें भरने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड शेल में हमने क्या करा? 8 इलेक्ट्रॉन भरे। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। फिर थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 7। तो ये वाली शेल एम शेल है, ये कुछ नहीं है, ये वाली शेल हटा दो, ये तो ज्यादा हो गई है, गलत डायग्राम बन गया थोड़ा सा। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, इस तरह से हम शेल को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ और एलिमेंट के भी ले लेते हैं, जैसे मान लो नियॉन है। ठीक है, नियॉन का मैंने आपको बता दिया एटॉमिक नंबर है 10। कई बार ये एटॉमिक नंबर जो हमारे एलिमेंट है इसके सिंबल के नीचे लिख के दे दिया जाता है। ऐसे अगर नियॉन के नीचे ऐसे नंबर 10 लिखा है तो हम समझ जाएंगे दरअसल में यहां पर जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है। अगर एटॉमिक नंबर 10 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे और प्रोटॉन भी 10 होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 10 और प्रोटॉन भी 10। अब अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है के, एल और एम शेल में, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो के में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 में से 2 चले गए, 8 अभी भी बचे।
एल में मैक्सिमम जा सकते हैं 8, तो एल में 8 चले जाएंगे और टोटल यहां पर 10 हो गया। इसका मतलब हमें एम को भरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसका बन जाएगा 2,8। अब यहां पर ना एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं तो पहले इससे एटम की ना एक पिक्चर बनाते हैं अपने दिमाग में, क्योंकि जितने आराम से पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगी आपके लिए एटम को अंडरस्टैंड करना उतना ही आसान हो जाएगा। तो अब पिक्चर कैसे बनाएंगे? तो हर एटम में हमारे पास सेंटर में होगा न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन भरे होंगे। प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी आता है, अभी मैंने न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं कराया तो मैं उसे अभी इनको इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं। तो प्रोटॉन होंगे 10। अब इसके बाहर पहली सर्कुलर ऑर्बिट का नाम होगा के, जिसे फर्स्ट शेल बुलाओगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ये एक ये, कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर अगले वाले शेल में जो कि हमारा एल शेल है, इसमें आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर डिनोट करना है तो कैसे करेंगे? 2 यहां बना दिए, 2 यहां बना दिए, 2 यहां बना दिए, 2 यहां बना दिए। इस तरह से हम 8 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे नियॉन का एटम का एक रफ पिक्चर हो जाएगा, और पिक्चर जितना ज्यादा आपके दिमाग में क्लियर होगी, चीजें आपके लिए समझना उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने नियॉन का सिंबल बना लिया। ऐसे ही मान लो मैंने आपसे कह दिया कि नहीं भैया नियॉन नहीं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। और याद करो पोटेशियम का सिंबल के क्यों आया था? पोटेशियम सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? केले में। केले का सिंबल के, मतलब केले का स्पेलिंग के से स्टार्ट हो रहा है, तो वहीं से हमने सिंबल लिया है। हालांकि इसका नाम दरअसल में कहां से है? कैलियम से, और कैलियम और केला काफी सिमिलर साउंड करता है। ठीक है, तो पोटेशियम आ गया, एटॉमिक नंबर 19। एटॉमिक नंबर अगर 19 है तो इसका मतलब पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 19। तो इसकी के वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। एल वाली शेल में कितने? मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, और आपके पास 19 में से 2 इलेक्ट्रॉन अगर हटा भी दोगे तो 17 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसमें मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, तो 8 चले गए। फिर एम वाली शेल में, वैसे एम वाली शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग, बोर बरी रूल के अकॉर्डिंग जा सकते हैं 18, पर यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? हमारे पास देखो 2 और 8 हमने भर दिए, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 19 थे, 10 भर दिए, अभी भी 9 बचे। तो ऐसा नहीं कि 9 इलेक्ट्रॉन हम यहां भर देंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 8 जा सकते हैं। याद करो बोर बरी रूल का एक और रूल था कि किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और इसी को बुलाते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो हमने तो आउटर मोस्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यानी ऑक्टेट रूल को वॉयलेट कर दिया। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, इसे सही करना है। कैसे सही करेंगे? तो हमने रूल अभी पढ़ा था कि भैया मेरे, दरअसल में अगर आप फर्स्ट 20 एलिमेंट के साथ काम करोगे तो थर्ड शेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आप भरोगे, और थर्ड शेल में अगर आपने 8 ही इलेक्ट्रॉन भरे तो अब तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 + 8 10, 10 + 8 18। तो अब जो हमारी n यानी फोर्थ शेल आएगी उसमें बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जाएगा, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो इसकी nth शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और ये बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब यहां पर कुछ छोटे मोटे टर्म्स याद रखना। ये जो हमारी nth शेल है मेरे बच्चे, यानी फोर्थ शेल, इसे हम दरअसल में अपने एलिमेंट की या तो वैलेंस शेल बुलाएंगे, या इसका एक और नाम है आउटर मोस्ट शेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसके भी 2 नाम है, या तो आप इसे बुलाओगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर इसे आप बुलाओगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज होती है? किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बाहर वाली शेल को वैलेंस शेल बुलाते हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बुलाते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हमारे एलिमेंट्स की वैलेंसी डिसाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो हमने पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब एक काम करो, मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई एक काम करो, आप लिखो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका एटॉमिक नंबर है 20। तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 20 हो गए। अब कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन अगर 20 हो गए तो मैंने कहा इसके शेल में तुम्हें इलेक्ट्रॉन अगर भरने हैं तो तुम कैसे भरोगे? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, अब तक 10 हो गए। तो अब 20 है तो बचे 10 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन। तो एम में 10 नहीं भर सकते, क्योंकि वैलेंस शेल में कभी भी 8 से इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो आप क्या करोगे? इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन भरोगे, और फिर जो एक्स्ट्रा बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है वो आप आगे जम करा दोगे। और जैसे आप आगे जम कराओगे तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें मिल गया, और मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया ये बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम,
तो इसका मतलब उसके बाहर वाली शेल में आपको इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो इसकी बाहर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में ढूंढने के लिए। जैसे कैल्शियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, पोटेशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, ऐसे ही नियॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, ठीक है। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7। सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाली शेल या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएंगे, तो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 1। ऑन अदर हैंड कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, हीलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ही शेल इसकी आउटर मोस्ट शेल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हीलियम में वैलेंस शेल में। हाइड्रोजन में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर बताने में। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि दरअसल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर ही हमें वैलेंसी डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। वैलेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी जब हमें वैलेंसी पता होगी तभी हम दरअसल में यह पता कर पाएंगे किसी एटम की वैलेंसी से कि वो किसी दूसरे एटम के साथ कितनी बार जुड़ेगा। बिना वैलेंसी पता करे हम ये नहीं बता सकते कि एक एटम दूसरे एटम से कितनी बार जुड़ेगा। मेरा क्या कहने का मतलब, इसे मैं समझाता हूं। देखो, इतना तो हम सबको पता है कि वाटर का फॉर्मूला H2O है, और अगर वाटर का फॉर्मूला H2O है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम से जुड़े हैं। अब ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वाटर का फॉर्मूला हमेशा H2O ही आएगा, H2O के अलावा कुछ क्यों नहीं आ सकता, H3O4 आ जाए, ठीक है। मेरा मन है कि HO67 आ जाए, H6O7 आ जाए, वो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है कि वाटर का जब भी हम फॉर्मूला निकालेंगे H2O ही निकलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें दरअसल में वैलेंसी डिसाइड करती है, और वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं। मतलब जिस तरह से हम इंग्लिश में कैट की स्पेलिंग हमेशा रूल के अकॉर्डिंग CAT लिखेंगे, ऐसे ही वाटर का फॉर्मूला H2O ही आएगा रूल के अकॉर्डिंग, और ये रूल वैलेंसी डिसाइड करती है और वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं। तो जब तक तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वैलेंसी ऑफ एटम नहीं पता चलेगा, और जब तक वैलेंसी ऑफ एटम नहीं पता चलेगा, केमिकल फॉर्मूले में वो एटम किसी दूसरी चीज के साथ कितनी बार आएगा ये पता नहीं चलेगा। इसके लिए वैलेंसी को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है। और इसीलिए वैलेंसी को ना लिंगो लैंग्वेज में एटम्स के हैंड बुलाते हैं कि इसके पास कितने हाथ हैं, कितने लोगों से ये हाथ मिला सकता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल पे तौर पे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के 2 हाथ होते हैं, तो ये एक टाइम पर 2 लोगों से हाथ मिला सकता है। लेकिन बेन 10 का जो 4 आर्म्स है उसके पास 4 हाथ है, वो एक टाइम पर 4 लोगों से हाथ मिला सकता है। तो इसी तरह से क्या नाम है, एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी पता चलेगी, और वैलेंसी से पता चलेगा कि वो किसी दूसरे एटम से कितने हाथ मिला सकता है, कितनी बार जुड़ सकता है, ठीक है। तो अगर वैलेंसी की डेफिनेशन दी जाए तो डेफिनेशन आप ऐसे बोल सकते हो कि वैलेंसी दरअसल में किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कि मतलब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ कितनी बार कंबाइन होगा, इस चीज को एक्सप्लेन वैलेंसी करती है, ठीक है। वैलेंसी का मोटिवेशन कहां से आया, मतलब कोई एटम दरअसल में किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करना ही क्यों चाह रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर H2O वाटर बनाना ही क्यों चाह रहा है। तो एक्चुअल में उसके पीछे भी रीजन होता है, कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से इसलिए कंबाइन होता है ताकि अपनी वैलेंस शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर पाए, यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम नोटिस करना, पीछे जो मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें बताए हैं, इसमें से किसी का भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इन सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो कोई भी इनमें से एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ इसीलिए कंबाइन होगा ताकि ये अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर वगैरह करके, लूज गेन करके किसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले। ऑन अदर हैंड नियॉन आप देखो, नियॉन के वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, और नियॉन के अगर वैलेंस शेल में अगर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। और किसी भी एलिमेंट के अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं तो उसे दूसरे के साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं होती। और इसीलिए जो जो नियॉन है ना, इसे नोबल गैस बुलाते हैं। नोबल गैस इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं।
अनरिएक्टिव होती हैं। तो अगर आपसे कल को पूछ ले कि भैया नोबल गैस अनरिएक्टिव क्यों होती हैं, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करती हैं, तो उसका रीजन आप क्या बताओगे कि भैया जो नोबल गैसेस होती हैं ये दरअसल में अपना ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट रखती हैं, इसीलिए इन्हें दूसरों के साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो चलो ये आ गया। अब दरअसल में वैलेंसी डिसाइड कैसे करेंगे, इसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हैं, मैं इसको फॉलो करने के बजाय सीधे आपको ट्रिक बताता हूं, ये याद रखना। देखो, आउटर मोस्ट शेल आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड कर लोगे। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख लोगे। तो हमें पता है आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो हमने इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। या तो आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 4 होंगे, या 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने ये 4 ग्रुप बनाए। अब इन 4 ग्रुप से वैलेंसी आप बड़े आराम से डिसाइड कर सकते हो। अगर किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आउटर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉन लूज करना बड़ा आसान होता है। तो इनकी जो वैलेंसी होगी वो दरअसल में इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होगी, बट पॉजिटिव होगी। यानी अगर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी +1 बोलोगे, अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी +2 बोलोगे, अगर वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी +3 बोलोगे। एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने मैग्नीशियम का आपसे वैलेंसी पूछ लिया, तो आप कैसे निकालोगे? आपने मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, तो के शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो एम में हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर आ गया 2। और रूल कह रहा है अगर वैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी सेम नंबर ले लो बट पॉजिटिव में, तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो अगर मान लो मैंने आपसे वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम कहा, तो आप इसकी वैलेंसी बोल दोगे +2। और इसका केमिस्ट्री में मतलब क्या है? इसका केमिस्ट्री में मतलब है आप दरअसल में मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर आपने मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये वाली शेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और अगर ये शेल डिस्ट्रॉय हो गई तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वैलेंस शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी वैलेंसी को उसी नंबर से डिनोट करते हैं, बट पॉजिटिव साइन के साथ। अब अगर मान लो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बल्कि ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इसकी वैलेंसी को बिना प्लस माइनस के सिर्फ 4 लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि किस एग्जांपल में आ रहा था, कार्बन में, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो आप बोल दोगे कार्बन की वैलेंसी 4 है, ना प्लस ना माइनस, ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा, बल्कि शेयर करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब ये शेयर करने वाली बात थोड़ी सी डिटेल में हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो अभी इस पर अपना वक्त बहुत ज्यादा जाया मत करना। बस याद रखना अगर एलिमेंट की वैलेंसी 4 है, तो अगर एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी आप 4 ही बोल दोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर एलिमेंट के वैलेंस शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब कितना नेगेटिव चार्ज आएगा वो निकालने के लिए आप क्या करोगे? 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे, तो जो नंबर आएगा वो आप नेगेटिव में बताओगे, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। कहने का मतलब जैसे क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब आपको क्लोरीन की अगर वैलेंसी निकालनी है तो अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, तो इसकी वैलेंसी आप निकालने के लिए क्या करोगे? 8 में से 7 को माइनस करोगे, यानी 8 में से जो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है 5 6 या 7 में से 7 है तो 7 माइनस करोगे। अब ये जो नंबर आएगा इसे आप नेगेटिव में बताओगे, तो यही हमारी क्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी, दैट विल बी -1। और अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, ये इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, तो इसकी वैलेंसी आएगी 0। ठीक है, तो एक बार ये 5 6 7 वाले एग्जांपल में और बता देता हूं क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने आपको ये दे दिया एलिमेंट नाइट्रोजन और मैंने कहा कि आपको बताना है वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, कैसे निकालेंगे? अगर नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर मैंने आपको 7 दे दिया, ये नीचे जो नंबर लिखा होता है एटॉमिक नंबर बुलाते हैं, एटॉमिक नंबर अगर 7 है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ये आ जाएगा 2,5। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमें दिखा कि यहां पर वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बुलाएंगे। तो अगर यहां पर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी निकालने के लिए
हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे और ये जो भी नंबर आएगा इसे नेगेटिव में बताओगे तो आप -3 वैलेंसी बुलाओगे। अब कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे, वो कह रहे होंगे सर अगर -3 ही लाना है तो 8 में से 5 क्यों माइनस कर रहे हो, 5 में से 8 माइनस कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, ये भी अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है आपको, अगर आपको वैलेंसी निकालनी है तो पहले आप या तो अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से जो नंबर आया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वो माइनस करो, और जो नंबर आ रहा है आएगा वो पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि दरअसल में आपको वैलेंसी बतानी है तो इसे आप निगेटिव के साथ बताओगे अगर ये वैलेंस शेल में ये एलिमेंट 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो जो भी वैलेंसी आएगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके आप उस नंबर को नेगेटिव में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको उस एलिमेंट की वैलेंसी पता चलेगी। तो याद रखना 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए रूल अलग है, 1 2 3 के लिए रूल अलग है। 1 2 3 के लिए तो सीधे बोल देना, इन नंबर्स के आगे प्लस लगा देना, वही एलिमेंट की वैलेंसी है। 5 6 7 थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 में से पहले 5 6 7 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ेंगे और जो नंबर आएगा उस नंबर को नेगेटिव में बताओगे वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स की वैलेंसी बता सकते हैं। अब हमें यह समझ में आ गया कि जो एटम्स हैं वो दरअसल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं तो ये या तो पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं या नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो केमिस्ट्री में इन पॉजिटिव चार्ज आयंस को बुलाते हैं कैटायंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस को बुलाते हैं एनायंस। याद रखना कैटायंस क्या होते हैं, कैटायंस ऐसी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के लूज होने की वजह से बनती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 281, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये बन जाएगा Na+ और इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2,8, और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसी वजह से इसकी वैलेंसी +1 है। ठीक है, और हमें अब क्या मिल जाएगा, सोडियम का ये आयन, इसे बुलाएंगे सोडियम कैटायन। ठीक है, तो कोई भी एटम अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो बनाता है कैटायन। अब सवाल है ये कैटायन बना कैसे। ठीक है, तो इसका आइडिया बड़ा सिंपल है। देखो, जब कोई एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है। प्रोटॉन भी इसमें 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा पर प्रोटॉन अभी भी उतने ही रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन हमने छेड़े नहीं है। तो अब इस स्पीशी में प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम, और जितने इलेक्ट्रॉन निकाले उतने इलेक्ट्रॉन कम है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, तो अब इस आयन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है, इसीलिए ये एक कैटायन बन गया है। कैटायन ये शो करता है कि इसमें प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है। कोई भी चीज अगर कैटायन बने तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि उसमें प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है। ऐसे ही कोई स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो एनायन बना लेती है, और एनायन में याद रखना कैटायंस में हमेशा प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। ऑन अदर हैंड एनायंस में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होगा प्रोटॉन से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- आयन बनाता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन अगर और आ जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्लोराइड आयन बना लेगा। अब क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 288। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है इसलिए इसमें प्रोटॉन का नंबर कम है और इलेक्ट्रॉन का नंबर एक ज्यादा है, तो इसलिए ये एनायन बन गया। तो एनायन में हमेशा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और प्रोटॉन कम होंगे, और जितना इसके ऊपर चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन होगा, 1 नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कैटायन और एनायन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये नाम याद रखना, कैटायन एंड एनायन। कैटायन तब बनते हैं जब कोई भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज करती है या उसमें टोटल प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, और एनायन तब बनते हैं जब किसी स्पीशी में इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा हो। कल को आपसे गिव रीजन टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनायंस पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है या कैटायंस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, तो आपको यह पता होना चाहिए। यह केमिस्ट्री का फंडामेंटल आइडिया है, यह आपको पता होना चाहिए कि दरअसल में एनायन पर नेगेटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि एनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन अगर कोई भी चीज करेगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा हो गया तो हमेशा वो चीज नेगेटिवली चार्ज होगी।
ऑन अदर हैंड कैटायन में इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, जिसकी वजह से प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज्यादा आएगा, इसीलिए उस स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यह बात उस स्पीशी के ऊपर वो चार्ज लिखकर बताई जाती है। सोडियम कैटायन अगर आपको सिंबल लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? सोडियम के ऊपर +1 लिखोगे। क्लोराइड के ऊपर अगर आपको क्लोराइड आयन का सिंबल लिखना है तो आप Cl के ऊपर -1, जितना चार्ज एक्स्ट्रा उसने गेन करा है वो डिनोट करोगे। तो ये माइनस और ये प्लस बेफजूल नहीं लगे हैं, ये भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी एक चीज याद रखना, कुछ कुछ अपने केमिस्ट्री के सिलेबस में ऐसे भी एलिमेंट्स हैं दरअसल में जो अलग अलग चार्ज के कैटायन बना सकते हैं। जैसे आयरन 2 अलग अलग चार्ज के कैटायन बना सकता है, Fe+2 और Fe+3। कॉपर 2 अलग अलग तरह के कैटायन बना सकता है, Cu+1 और Cu+2। अब भले चाहे कॉपर का नाम में Cu कहीं नहीं आ रहा है, बट इसके सिंबल में Cu इसलिए आया है क्योंकि इसके लैटिन नाम क्यूप्रम से आया है, और क्यूप्रम में तो C और U दोनों है ना, तो इसलिए Cu आया है। तो कॉपर के 2 कैटायन बन सकते हैं, Cu+1 भी और Cu+2 भी। अब जब हमारे पास इस तरह के सेम एलिमेंट के 2 कैटायन आते हैं ना, तो इनको सेम नाम नहीं दे सकते, इन्हें नाम अलग अलग देने हैं। तो इसलिए हमारे साइंटिस्टों ने क्या करा, एक रूल बना दिया कि अगर कभी भी एक एलिमेंट के एक से ज्यादा चार्ज वाले कैटायन बने, अगर कभी भी एक एलिमेंट के एक से ज्यादा चार्ज वाले कैटायन बने, तो इनको नाम देने के लिए हम इनके नाम के आगे अस या इक वर्ड लगा देंगे। और वो कैसे डिसाइड होगा? लोअर चार्ज को अस बुलाएंगे और हायर चार्ज को एक बुलाएंगे। जैसे Cu+1 है, Cu+2 है, ये लोअर चार्ज है तो इसे Q+ बुलाया। Cu+2 में हायर चार्ज है, Q' बुलाया। तो हायर चार्ज हमेशा एक बनेगा और लोअर चार्ज हमेशा अस बनेगा। अब बच्चे अस और एक में कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ऐसे याद रखते हैं कि यहां पर ना उल्टा रूल चलता है। अस में ज्यादा लेटर हैं तो ये कम वाले चार्ज को मिलेगा, इक में कम लेटर हैं वो ज्यादा चार्ज वाले को मिलेगा। बस ये याद रखना, अस और इक में अपोजिट रूल चलते हैं। लेटर ज्यादा तो कम चार्ज वाले को मिलेगा, लेटर कम तो वो हायर चार्ज वाले को मिलेगा। जैसे आयरन के दरअसल में 2 अलग अलग कैटायन बनते हैं, Fe+2 Fe+3। तो लोअर चार्ज में लेटर ज्यादा आएंगे तो फेरस हो गया, हायर चार्ज में लेटर कम आएंगे तो फेरिक हो गया। तो एक लगाना है हायर चार्ज वाले में और अस लगाना है लोअर चार्ज वाले में। बच्चे अस और एक में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये कंफ्यूजन ना हो आपको बिल्कुल भी, इसीलिए मैंने ये आइडिया आप लोगों को बता दिया है। हायर चार्ज वाले में हमेशा एक आएगा, लोअर चार्ज वाले में हमेशा अस आएगा। अपने सिलेबस में क्लासिकल एग्जांपल्स में कॉपर और आयरन ही आते हैं, तो आप इन्हीं को याद रख सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। फिर अगली चीज आ जाती है रेडिकल्स। रेडिकल्स किसे बुलाते हैं? तो देखो, हम लोगों ने भी कैटायन एनायन समझा था। कैटायन एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट होता है तो कैटायन बनता है। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनायन बनता है। बट ऐसे ही केमिस्ट्री में कई बार हमारे पास बहुत सारे एटम जुड़कर आयन बनाते हैं, कैटायन भी और एनायन भी। तो अगर बहुत सारे एटम जुड़कर आयन बनाते हैं, कैटायन या फिर एनायन, तो उन्हें आप कैटायन एनायन तो बुला ही सकते हो, लेकिन उनका ज्यादा स्पेशल नाम होता है रेडिकल्स। तो रेडिकल क्या हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? अगर बहुत सारे एटम यानी ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में जुड़कर किसी तरह का चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम उन्हें बुलाते हैं रेडिकल, और ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। तो हमारे पास पॉजिटिव रेडिकल्स भी होते हैं और नेगेटिव रेडिकल्स भी होते हैं। पॉजिटिव रेडिकल का क्लासिकल एग्जांपल है अमोनियम आयन। इसका फॉर्मूला होता है NH4+। तो इसमें नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और अपने ऊपर टोटल चार्ज कैरी करता है +1। तो यह बुलाया जाएगा अमोनियम आयन या फिर अमोनियम पॉजिटिव रेडिकल। ऐसे ही O और H आपस में जुड़ते हैं और इसके ऊपर एक चार्ज रहता है -1 का, तो OH- आयन बनता है, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसे ही सल्फर 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और अपने ऊपर चार्ज कैरी करता है 2-। याद रखना, ये जो नीचे वाला नंबर लिखा है, इस सिंबल को समझना, ये जो नीचे वाला नंबर लिखा है इसे बुलाते हैं सबस्क्रिप्ट और ऊपर वाले नंबर को बुलाते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट वाला नंबर बताता है कि कोई एटम कितनी बार आया है और सुपरस्क्रिप्ट बताता है कि उसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है। तो सल्फर के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट 1 मानेंगे। तो SO4 में सल्फर 1 बार आया है, ऑक्सीजन 4 बार आया है, और जब ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हैं और ओवरऑल इनके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 2 एक्स्ट्रा है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा जो रेडिकल बनेगा इसे बुलाएंगे सल्फेट रेडिकल।
और ये रेडिकल्स दरअसल में एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं जब भी आप केमिकल फॉर्मूला बनाओगे। सल्फेट में ऐसा मत सोचना एक सल्फर 4 ऑक्सीजन है, ऐसा है सल्फेट को बनाने के लिए एक सल्फर 4 ऑक्सीजन लगे हैं, बट ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा, आप इन्हें अलग अलग स्प्लिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा सल्फेट आयन का फॉर्मूला। तो इस तरह से हमें केमिस्ट्री में कुछ रेडिकल्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रेडिकल्स हैं जो आपको याद रखना है, जैसे हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला याद रखना OH-1, OH- इसका चार्ज होता है 1-, नाइट्रेट NO3-1 होता है, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन होते हैं और ये चार्ज कैरी करता है 1- का, तो ये इसका चार्ज लिखा है 1-। अमोनियम आयन का फॉर्मूला NH4+ होता है, ये चार्ज कैरी करता है 1+। ऐसे ही कार्बोनेट एनायन है, कार्बोनेट में एक कार्बन 3 ऑक्सीजन होते हैं, CO3 चार्ज कैरी करता है 2-, तो कार्बोनेट का फॉर्मूला बनेगा CO3 2-। आप लिखने को ऐसे भी लिख सकते हो, CO3 ब्रैकेट में लगाओ, चार्ज ऐसे लिख दो 2-, काफी कन्वीनियंट रहता है इसको लिखना, अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। सल्फेट को भी आप ऐसे लिख सकते हो, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन आपस में एक यूनिट की तरह काम करेंगे और चार्ज कैरी करेगा 2-। तो ये एनायन है, ये एनायन है, ये नेगेटिव रेडिकल है, ये नेगेटिव रेडिकल है, ये नेगेटिव रेडिकल है, ये पॉजिटिव रेडिकल है। ऐसे ही फॉस्फेट आता है, तो फॉस्फेट का फॉर्मूला एक फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन रहते हैं और चार्ज इसके ऊपर आता है 3-। अच्छा, ये सारे चार्जेस आए कैसे हैं? ये इनकी वैलेंसी की वजह से आता है, लेकिन क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेट चीजें हैं कि अभी हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हमें यहां पर ये डेटा याद रखना है कि फॉस्फेट पे चार्ज कितना होता है 3-, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है 2-, कार्बोनेट पे कितना चार्ज है 2-। कार्बोनेट का पूरा फॉर्मूला कितना है CO3 चार्ज है 2-, सल्फेट का पूरा फॉर्मूला कितना है SO4 चार्ज है 2-, फॉस्फेट का पूरा फॉर्मूला क्या है PO4 चार्ज है 3-। ठीक है, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात और नोटिस करना, ये बहुत काम की चीज है। देखो इन सारे स्पीशीज में अमोनियम एक लौता ऐसा है जो कैटायन है, बाकी सब एनायन है। और आप नोटिस करो इन एनायंस के नाम के एंड में ज्यादातर 8 वर्ड आ रहा है, दिख रहा है? तो ऐसा नहीं है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, नो नो, दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, ये रूल होता है। रूल क्या होता है कि एनायंस के जो नेम एंड होते हैं वो ज्यादातर आइड वर्ड, 8 वर्ड या फिर आइट वर्ड से होते हैं। ये दोनों स्पेलिंग थोड़ा थोड़ा अलग है, ये आइड है और ये आइट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोराइड Cl-1, ब्रोमाइड Br-1, हाइड्रोक्साइड अभी हमने पढ़ा, याद रखना हाइड्रोक्साइड नाम से बता रहा है हाइड्रोजन भी चाहिए ऑक्सीजन भी चाहिए, तो OH चार्ज है -1। तो आप देखो इन तीनों के नाम के आखिर में क्या आया, आइड आया। ऐसे 8 वाले आपने बहुत सारे नाम देखे, सल्फेट SO4 2-, कार्बोनेट CO3 2-। और सुनो घबराना नहीं, जैसे आपको लग रहा होगा अरे सर तो यार बड़ी जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं, कार्बोनेट का फॉर्मूला सर को बड़े अच्छे से याद है CO3 2-, हमें तो याद ही नहीं हो रहा। सल्फेट का फॉर्मूला सर को बड़े अच्छे से याद है SO4 2-, हमें तो याद ही नहीं हो रहा। सर को भी नहीं याद होता था यार जब 9th क्लास में थे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार इसको इस्तेमाल करोगे, इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, डाउट डिस्कस करोगे, ठीक है, तो आपको ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी बताई थी ना वो इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स वाली, जब वो आपके दिमाग में एक मोमेंट पे ऐसा आके बैठेगा तीसरी चौथी पांचवी बार में कि फिर वो उतरेगा ही नहीं। फिर जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे तब तक ये उतरेगा नहीं। और बाकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको बार बार हेमराइज कर करके मार पीट के, मतलब मार पीट के इन द सेंस बार बार अपनी बातों से मार मार के आपको ये चीज याद कराऊंगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ना मैं दरअसल में जैसे बाकी जो आईसीएससी के फील्ड के बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं मोस्टली 9 10 तक ही पढ़ाते हैं। मैं जेई लेवल नीट लेवल तक बच्चों को पढ़ाता हूँ, 9 10 11 12 जेई नीट सब पढ़ाता हूं मैं बच्चों को केमिस्ट्री में। तो मैंने एक बात नोटिस करी है, बहुत सारे बच्चे जो 9th क्लास में 10th क्लास में इन टॉपिक्स पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो 11 12th में जब इनका एप्लीकेशन आता है तो स्ट्रगल करते हैं। अब 11 12 में सिलेबस ऑलरेडी इतना ज्यादा होता है कि मेरे भाई आप 9 10 की चीजें नहीं पढ़ सकते। हालांकि आइडियल तो ये है कि अगर नहीं आ रहा है तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ो भाई, अपना टाइम निकाल के रिवाइज करो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं और फिर वो वहां पर बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो मैं क्योंकि आपको आगे तक गाइड करूंगा, जब तक आप साइंस में केमिस्ट्री मेरे से पढ़ते रहोगे, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है और ज्यादा कि मैं आपको बार बार टोकता रहूं, इन सब चीजों को रटाता रहूं,
ताकि ये आप 9th क्लास में ही इतना स्ट्रांग कर लो कि 10th में, 11th में, 12th में जब भी इनका यूज आए तो आप यूं चुटकियों में लिटरली इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मैं आपको परेशान करता रहूंगा, चिंता मत करना। ठीक है, चले अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलो ठीक है, तो हम लोगों ने रेडिकल का आइडिया समझ लिया। ऐसे ही कुछ आइट वाले भी आते हैं, तो आइट वालों को भी एग्जांपल बता देता हूं। तो सल्फेट का छोटा भाई है सल्फाइट। ठीक है, सल्फाइट का फॉर्मूला होता है, जब भी किसी छोटे भाई का नाम आप लोगे ना तो उसमें एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, इसलिए मैंने छोटा भाई बुलाया। तो सल्फाइट हो जाएगा SO3, चार्ज अभी भी रहेगा 2-। ऐसे ही ये आपने पढ़ा था नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का एक छोटा भाई है नाइट्राइट। तो खुद सोचो कि मैंने कहा ना आइट में एक छोटा भाई बनाने के लिए ऑक्सीजन कम करोगे, तो अगर मैं पूछूं नाइट्रेट का अगर फॉर्मूला है NO3-1, तो नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होगा? तो नाइट्राइट का फॉर्मूला देखो, अब आपका दिमाग चल जाएगा, खुद आप बना सकते हो नाइट्राइट का फॉर्मूला। ठीक है, कि नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? दिमाग में आ रहा है? दिमाग में आ रहा है तो ये बात कमेंट्स में जरा मेंशन कर देना कि ये बात आ गई आपको समझ में। ठीक है, NO3 1- या -1। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े आराम से आइड 8 और आइट वर्ड का इस्तेमाल करके एनायंस के नेम को एंड कर सकते हो। और याद ना, एनायंस के नेम के एंड में इसी तरह के वर्ड आपको मिलेंगे, आइट, 8 और ज्यादातर आइट, यही 3 मिलते हैं। और कैटायन के नेम के एंड में ईएम मिलेगा, इसमें और ज्यादा नाम नहीं आते, बस ईएम है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो इन सारे कैटायन के नाम में पहले से ईएम वर्ड आ रहा है। सोडियम कैटायन Na+, कैल्शियम कैटायन Ca2+, मैग्नीशियम कैटायन Mg2+। तो आपको कैटायंस में याद रखने की इतना कोई ट्रिक नहीं होती, कैटायंस के नाम के एंड में ईएम वर्ड अक्सर आता है। ठीक है, या फिर कुछ केस में ऐसा आएगा अस और एक आएगा। ठीक है, बस इन केस में ऐसा होता है जिनमें वेरिएबल वैलेंसी होती है, ईएम की बजाय अस और एक आता है, फेरस, फेरिक, क्यूपरस, क्यूप्रिक, लैटिन। ठीक है, चलो अब अगर हमें कैटायंस के और एनायंस के और रेडिकल्स के फॉर्मूले लिखना आ गया, तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड के नेम से उसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, कंपाउंड के नेम से उसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। और ये यहां पर बहुत सारे रूल दे रखे हैं, ये रूल मैंने इसलिए दिए हैं कि चलो भाई मैं बता दूंगा, तो अगर आपको एक बार नोट से रिवाइज करना होगा तो आप नोट से रिवाइज कर लो। बट यार अब आपके पास वीडियो मीडियम अवेलेबल है, कल को अगर आप ये फॉर्मूला भूल भी गए तो आपने टाइम स्टैम्प ये वाला देख लिया कि 1 घंटा 5 मिनट पे है, तो आप आ गए टाइम स्टैम्प 1 घंटा 5 मिनट पे कि हम लोगों ने देखा कि क्रिस क्रॉस मेथड से किसी भी कंपाउंड के नाम से उसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो चलो मैं आपको कंपाउंड के नाम से इसका फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं। तो कंपाउंड का नेम मैंने पकड़ा, मान लो सोडियम क्लोराइड। अब इस कंपाउंड के नाम से इसका फॉर्मूला बनाना है, तो इस कंपाउंड में ये पहला जो टर्म है ये कैटायन है, और जो बाद वाला टर्म है ये एनायन है। तो अब आप क्या करोगे, इन कैटायन और एनायन का फॉर्मूला लिखोगे। सोडियम कैटायन का फॉर्मूला क्या था? Na1+, और एनायन का फॉर्मूला क्लोराइड का क्या था? Cl1-। तो इसका फॉर्मूला लिखने के लिए आपको बस एक सिंपल सा काम करना है, इसे क्रिस क्रॉस मेथड बुलाते हैं। इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज कर दो आप, तो सोडियम के नीचे क्लोरीन का नंबर 1 आ जाएगा और क्लोरीन के नीचे सोडियम का नंबर 1 आ जाएगा। और चार्ज अब आप नहीं लिखोगे, बस आप नंबर इंटरचेंज करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब फॉर्मूले में लिखते टाइम एक रूल होता है कि 1 अगर कभी भी आ रहा है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसका फॉर्मूला फाइनली सॉल्व होकर बनेगा NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaCl। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो मैंने सोडियम क्लोराइड की बजाय आपसे कहा कि मेरे भाई चलो एक काम करो, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो। आओ भाई मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसके लिए हमें मैग्नीशियम आयन का सिंबल पता होना चाहिए। अब देखो बहुत सारे आयंस के सिंबल तो अभी हमने रटे ही नहीं है, प्रिपेयर ही नहीं करे, तो कैसे करेंगे? तो एक लिस्ट है, मैं आपको दे दूंगा, कैटायंस और एनायंस की लिस्ट दे दूंगा, बाकी हम इसे प्रैक्टिस करते करते मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम कैटायन का फॉर्मूला होता है Mg और चार्ज होता है इसके ऊपर 2+, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया। कैसे पता ये एनायन है? अरे इसके नाम के आखिर में क्या आ रहा है? आइड आ रहा है। और अभी मैंने बताया आइड, 8 और आइट ये दरअसल में एनायंस में मिलते हैं, तो क्लोराइड एनायन है। क्लोराइड एनायन का सिंबल अब तक हमें याद हो गया Cl1- है। तो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हमें नंबर्स को इंटरचेंज कर देंगे। क्लोराइड का 1 मैग्नीशियम को मिलेगा और मैग्नीशियम का नंबर क्लोराइड को। और ऐसा करते क्यों है? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम दरअसल में ऐसा कर रहे हैं कि मैग्नीशियम के चार्ज को खत्म करने के लिए क्लोराइड कितना चाहिए वो बताओ। अब एक क्लोराइड के ऊपर 1- चार्ज है, पर मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है,
तो मैग्नीशियम के चार्ज को, 2 चार्ज को खत्म करने के लिए, 2 पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्लोराइड कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा। तो यही चीज आप नंबर्स को इंटरचेंज करके लिख देते हो कि मैग्नीशियम के नीचे नंबर आ जाएगा 1, चार्जेस नहीं लिखेंगे आप, और क्लोरीन के नीचे नंबर आ जाएगा 2, पर 1 को लिखा नहीं जाता है तो आप सीधे लिखोगे MgCl2। तो ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का सिंबल हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो मैंने कहा कि नहीं भैया एक काम करो, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखो, तो कैसे लिखेंगे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, Ca2+ लिखा, हाइड्रोक्साइड लिखा। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca2+, हाइड्रोक्साइड का भी हमने देखा था OH और चार्ज होता है 1-। तो हमने क्या करा, OH का चार्ज का नंबर कैल्शियम को दे दिया और कैल्शियम का नंबर OH को दे दिया। अब यहां पर जो बात बता रहा हूं इसे बहुत अच्छे से याद रखना, ये सिली मिस्टेक मत करना। कैल्शियम को आप ऐसे 1 लिखोगे, हाइड्रोक्साइड में 2 अलग अलग एटम्स हैं, तो मेरा एडवाइस रहेगा जब भी हमारे पास नेगेटिव रेडिकल में एक से ज्यादा एटम्स आ जाएं, इन्हें पॉली एटॉमिक आयन भी बुलाते हैं, पॉली एटम का मतलब बहुत सारे एटम, तो उसे आप हमेशा इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस के अंदर लिखो। अब OH आपने लिखा, इसको नंबर कितना देना है 2। ऐसा इसलिए लिखोगे क्योंकि अगर मान लो आप ब्रैकेट नहीं लगाते और इस 2 को इधर भेजते, तो कई बार आपका दिमाग सोचेगा कि हाइड्रोजन 2 बार लेना है और ऑक्सीजन 1 बार, जबकि हमें O और H दोनों को 2 बार लेना है। तो इसीलिए ब्रैकेट लगाओ, ये मत करो, ये गलत हो जाएगा, ये ज्यादा सही तरीका है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा CaOH2। तो कभी भी अगर आप पॉली एटॉमिक आयन के साथ डील कर रहे हो तो पॉली एटॉमिक आयन के साथ डील करते टाइम हमेशा कोशिश करो फॉर्मूले में इस तरह का पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करो, ताकि आपको समझ में आ जाए ये नंबर इन दोनों एटम्स के साथ इस्तेमाल हो रहा है, किसी एक के साथ नहीं। ठीक है, अब अगर ये वाली बात समझ में आई है तो ऐसे खुद एक और एग्जांपल करो। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला देखो कितना आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सोडियम का फॉर्मूला आ गया Na1+, सल्फेट का होता है SO4 2-, 1 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 इधर 1 इधर, तो Na के साथ आ गया 2। ठीक है, सल्फेट में 2 अलग अलग एटम है, तो इन्हें एक पैरेंथेसिस के अंदर लिखा और इसके नीचे लिख दिया 1। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो आप ऐसे लिखो Na2 ब्रैकेट के अंदर SO4। हैबिट ये डाल के चलो कि आप पॉली एटॉमिक आयन को फॉर्मूले में जब भी लिख रहे हो ब्रैकेट में लिखो। बहुत सारी बुक्स में ना ये ऐसे लिखा होता है Na2SO4। मैं आपको एडवाइस करूंगा पूरी 9th क्लास में आप कभी भी ना SO4 अगर एक बार भी आया है तो उसे बिना ब्रैकेट के मत लिखो। जब आपका दिमाग एकदम ट्रेन हो जाए, आपका दिमाग समझ जाए अच्छे से कि ये सल्फेट दरअसल में एक ही यूनिट है, 2 अलग अलग यूनिट नहीं है, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि एक यूनिट, एक सिंगल यूनिट है, तब तक आप ब्रैकेट लगाते हुए चलो। ब्रैकेट लगाओगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि एक सिंगल यूनिट है। ठीक है, अगर आपने ऐसे अलग अलग लिख दिया तो आपका दिमाग हो सकता है ऐसे सोचे एक सल्फर अलग है 4 ऑक्सीजन अलग है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा होगा C6H12O6, तो आपका दिमाग खुद बोलता है ना कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो अगर आप ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपका दिमाग हो सकता है आपको बोले सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है, बट ऐसा नहीं है। सल्फेट में सल्फर ऑक्सीजन एक ही सिंगल यूनिट होता है। तो अभी शुरुआत में कुछ ब्रैकेट्स लगाओ और बार बार ये बात रिकॉल करो कि ये ब्रैकेट ये बता रहा है कि एक सिंगल यूनिट है। जब आपका दिमाग अच्छे से इस बात को समझ जाएगा, अंडरस्टैंड कर लेगा, तो आप धीरे धीरे ब्रैकेट्स ये वाले अवॉइड करना शुरू कर सकते हो। अगर वो एक बार आया है, मल्टीपल बार आया है तो हमेशा आपको ब्रैकेट लगा के ही नंबर लिखना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई गेस इस तरह से आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड का नेम से सिंबल लिख सकते हो जिसमें कैटायन और एनायन दे रखा हो, जिसे बुलाते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड सक्सेसफुली आप तभी परफॉर्म कर सकते हो जब कैटायन और एनायन और उनके फॉर्मुलों के साथ उनके चार्जेस आपको पता हो। तो इसकी एक मैं लिस्ट बना चुका हूं, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये लिस्ट आप प्रिंट करके अपने स्टडी टेबल के सामने स्टडी टेबल पे चिपका लेना और इसे लगातार जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फॉलो करते रहना। जब भी आप घर पे क्वेश्चन लगाओ तो फॉलो करते रहना। धीरे धीरे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे सारे फॉर्मूले, सारे चार्जेस आपको याद हो जाएंगे, जो हो सकता है अभी आप पैनिक मोड में हो कि आपको याद नहीं हो रहे। ठीक है, बड़े आराम से याद हो जाएंगे। अब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चीज बचती है वो बचती है मेरे बच्चे, क्या नाम है, केमिकल इक्वेशंस। अब ये केमिकल इक्वेशन मैं आज के लेक्चर में कवर नहीं कर रहा क्योंकि इसके लिए मुझे चाहिए होगा थोड़ा टाइम, और वैसे ही आज का लेक्चर थोड़ा एक्सीड हो गया 1 घंटे के ऊपर। तो अगर इसको बताने बैठा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसे नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में
मैं केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं ये बताऊंगा, और कैसे हम लोग दरअसल में इनको बैलेंस करेंगे, ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बैलेंस करने की कि याद रखोगे आप, फिर कभी भूलोगे नहीं। जहां पर केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने में आपके दोस्त बहुत स्ट्रगल करेंगे, आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन और इनको बैलेंस करने वाला जो पार्ट है ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में हमने बहुत डिटेल में सारी चीजें कवर कर ली हैं। एलिमेंट के सिंबल, लैटिन नेम के सिंबल, केटायन, एनायन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रेडिकल्स और क्रिस क्रॉस मेथड, ये सब बहुत अच्छे से कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में केटायंस एनायंस की लिस्ट में आपको दे दूंगा ताकि आप अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में केमिकल इक्वेशंस और उनके बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे, और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका सारा सिलेबस खत्म कर दिया जाए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपके साथ हम लोग करेंगे ताकि आप अपने स्कूल एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओ, ठीक है। तो भाई अगर आप तक ये वीडियो पहली बार पहुंच रहा है तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दो ताकि उनकी भी हेल्प होती रहे, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे हमारे साथ डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।